हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सिया वर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 23 मार्च 2024 के टॉप 10 एमसीक्यूज का एनालिसिस विथ रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का, जो कि जीके टुडे के ऐप पर अवेलेबल है। फाइन, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। So the first question is, recently National Commission for Women signed an MOU with which security force to control human trafficking. हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रिसेंटली एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बिटवीन एक एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के तहत इंडियन रेलवे नेटवर्क पर नेशन वाइड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। फाइन, तो सिंपल सा एम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़ना है, साथ में कोलैबोरेट करेंगे एनसीडब्ल्यू एंड आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आल्सो एनसीडब्ल्यू ने एक अनदर कोलैबोरेशन किया है सीआईएसएफ के साथ भी। सीआईएसएफ का मतलब हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और सेम फील्ड में काम करने के लिए टू कॉम्बेट वुमेन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने के लिए। और सीआईएसएफ के साथ वुमेन ट्रैफिकिंग पर फोकस करेगा एनसीडब्ल्यू। फाइन, अदर इनिशिएटिव्स की बात कर लेते जो हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाए हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हाल ही में चलाया मेरी सहेली। मेरी सहेली इनिशिएटिव के तहत वो लेडी पैसेंजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सेकेंड इनिशिएटिव है इनका ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल किया जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाएगा। थर्ड इनका ऑपरेशन रहा ऑपरेशन मातृ शक्ति। ऑपरेशन मातृ शक्ति के तहत जो आरपीएफ के पर्सनल है, स्टाफ है, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स को ट्रेन जर्नी में लेबर के दौरान। और अनदर ऑपरेशन इज ऑपरेशन डिग्निटी। ऑपरेशन डिग्निटी ऐसे अडल्ट्स को सपोर्ट करेंगी जो ऑलरेडी तस्करी के शिकार हो चुके हैं, टू सपोर्ट trafficked adult and to help traffic adult. For this operation dignity by railway protection force. Fine, आगे बढ़ते। रेलवे से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस रिवीजन में रहे हैं, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव सक्सेसफुली अचीव द प्रेस्टिजियस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 150 ईट राइट स्टेशन प्रमाण। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है? आंसर है रंगपो रेलवे स्टेशन। फाइन, नेक्स्ट इज, उडुपी रेलवे स्टेशन situated under the Konkan Railway Corporation Limited KRCL network was recently included in which government scheme for redevelopment? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेटवर्क के अंतर्गत स्थित उडुपी रेलवे स्टेशन को हाल ही में पुनर्विकास के लिए किस सरकारी योजना में शामिल किया गया था? सरकारी योजना का नाम है ABSS, द गवर्नमेंट स्कीम अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट इज, who has been recently appointed as the secretary of railway board? रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अरुणा नायर। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट वन इज, a far triangle recently seen in the news is associated with which one of the following? हाल ही में समाचारों में देखा गया अपार ट्राइंगल निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर होगा अ ग्रेट रिफ्ट वैली इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा छेद है, रिफ्ट है, और उसी को नाम दिया गया है अफार ट्राइंगल। द स्टोरी इज अबाउट द अफार ट्राइंगल। व्हाट इज हैपनिंग विद द अफार ट्राइंगल? पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और 3 कंट्रीज में ये स्प्रेडेड है, फैला हुआ है। जो 3 कंट्रीज है
उसमें से पहली कंट्री है इरिट्रिया, सेकंड है जिबूती और तीसरी है इथोपिया। ये तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज है और इन तीनों अफ्रीकन कंट्रीज में ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है जिसको नाम दिया गया है अफार ट्रायंगल, ये स्ट्रेच हो रखा है। जैसे कि मैप में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये अफार ट्रिपल जंक्शन है। सो एक्चुअली जो अफार ट्रायंगल है वो एक बिग क्रैक है जो कि अर्थ की सरफेस पर हो रखा है और इसी को नाम दिया गया फॉल्ट। तो अर्थ की सरफेस पे एक फॉल्ट है, एक बिग क्रैक है और उसी को नाम दिया गया है अफार ट्रायंगल, लोकेशन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफार ट्रायंगल का सेकंड नेम भी है, इसका सेकंड नेम है दानाकिल डिप्रेशन। दानाकिल डिप्रेशन ये इसका सेकंड नेम है। सो साइंटिस्ट के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है, इट इज स्पेक्युलेटेड बाय साइंटिस्ट कि ये जो फॉल्ट है ये इवेंचुअली एक न्यू ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो ओवरनाइट कन्वर्ट हो जाए, महीनों में हो जाए, सालों में, मिलियन ऑफ ईयर का टाइम लेने वाला है। सो इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ओशन and it is not something that will happen overnight, could take million of years. फाइन। इसी के साथ आपको तीन प्लेट्स का नाम भी ध्यान रखना है जो कि इस रीजन में है। तो थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स है अफार ट्रायंगल में। जो फर्स्ट है वो है अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, और सेकंड है अफ्रीकन प्लेट, और अफ्रीकन प्लेट में ही दो प्लेट्स है, न्यूबियन प्लेट एंड सोमालियन प्लेट। जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं, सोमालियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। सो ये तीनों प्लेट अफार ट्रायंगल को घेरे हुए है। फाइन, आगे बढ़ते हैं रिवीजन क्वेश्चन पे इंटरनेशनल अफेयर्स के। रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी। हाल ही में भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? सो भूटान के साथ किया है। Next day, India has recently signed the protocol for the establishment of Joint Economic and Trade Committee with which country? So भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति JETCO की स्थापना के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? सो कंट्री का नाम था डोमिनिकन कंट्री, एक कैरेबियन नेशन है ये, नॉर्थ अमेरिका में। Next is according to the SIPRI report, which country rank as the world leading arm importer? So दुनिया के अग्रणी हथियार आयातक के रूप में कौन है पहले स्थान पर? So इंडिया है। Next is recently researchers discover a new scorpion species with 8 eye and 8 leg in which country? So ये जो नई प्रजाति मिली है 8 आंखों वाली 8 पैरों वाले बिच्छू की, ये जो प्रजाति है किस देश में खोजी गई है? थाईलैंड में खोजी गई है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? सो सभी जानते हैं आंसर 126 रहा भारत की रैंक। पिछले साल की तरह इस बार भी भारत 126 की रैंक पर ही रहा। सो 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और तभी यूनाइटेड नेशन ने यूएन ने अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश करी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करूंगी, ज्यादा डीप में नहीं जाने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप पे रहा वो फिनलैंड रहा और फिनलैंड का रिकॉर्ड है ये 7 सालों से लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को टॉप कर रहा है। और इसके बाद फिनलैंड को फॉलो करती है नॉर्डिक नेशंस, और नॉर्डिक नेशंस में कौन कौन काउंट होता है? डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। सो इसी क्रम में फिनलैंड के बाद ये सारी कंट्रीज आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। सबसे लास्ट रहा टोटल 143 कंट्रीज में, सो 143 नंबर पे रहा अफगानिस्तान। सो 2020 से जब से तालिबान रूल आया है अफगानिस्तान में, तब से ही अफगानिस्तान सबसे लास्ट 143 रैंक पे जा रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इंडिया की बात करें, इंडिया 126 है, लेकिन इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात कर लेते हैं। नेपाल है, नेपाल की रैंक 93 है, पाकिस्तान की रैंक 108 है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, चाइना की रैंक 60 है, म्यांमार की रिपोर्ट रैंक 118 है, श्रीलंका की 128 है एंड बांग्लादेश की 129 है।
फाइन। एक मोर पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट रहा, इंटरेस्टिंग रहा, वो है यूएस की रैंकिंग, यूनाइटेड स्टेट। सो बेसिकली पिछले सालों से यूएस और जर्मनी टॉप 20 में आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2024 में यूएस और जर्मनी दोनों ही टॉप 20 में नहीं है। यूएस की जो रैंकिंग है वो 23 रही है, जबकि जर्मनी की 24। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिवीजन पे रिपोर्ट्स का कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ट्रैफिक इन WWF इंडिया, विच स्टेट हैज टॉप इन द इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स? सो तमिलनाडु था वो, शार्क के शरीर के अंगों स्पेशली फिन्स के लिए। According to the DHL Global Connectedness Report 24, what is the rank of India on the DHL Connectedness Index? So DHL Connectedness Index था, उसमें इंडिया का स्थान कितना रहा था? 62 रहा था। यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही 180। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश अ फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन AMR सर्वेलेंस इन इंडियाज फिशरीज लाइवस्टॉक सेक्टर फॉर 19 to 22? सो भारत के मत्स्य पालन पशुधन क्षेत्रों में MAR निगरानी पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित करी किस संगठन ने? सो ये FAO ने करी थी, और FAO की ये पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट थी भारत के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया? सो हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो आंसर है विनय कुमार। तो मिस्टर विनय कुमार जो कि एक IFS ऑफिसर है, 1992 का बैच है, इनको रिसेंटली भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रशिया में, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। फाइन। सो करंटली ये म्यांमार में सर्विंग कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो असाइनमेंट है इनका वो रशिया के लिए होने वाला है। रिसेंटली S. Jaishankar ने अनाउंस किया। S. Jaishankar, द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में मैं एक चीज बताना भूल गई थी, द अवॉश रिवर। एक अवॉश रिवर को आप ध्यान रखिएगा, अवॉश रिवर, इस रिफ्ट में जो पानी आता है, जिस नदी का पानी आता है वो अवॉश रिवर है ना, इसलिए अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। अफार ट्रायंगल अभी न्यूज में चल रहा है इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? वो है नरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट इज हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन। नेक्स्ट इज which motivational speaker and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's Viksit Bharat Abhiyan initiative? So भारत के विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो खुद एक NGO के फाउंडर है? सो आंसर का नाम है क्वेश्चन, सो आंसर है अमिताभ शाह। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के लिए ये टाइगर रिजर्व काफी स्पेशल है, क्योंकि ये वहां का एकमात्र ओनली वन टाइगर रिजर्व है बिहार का। इट्स ओनली दी टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। न्यूज में ये इसलिए रहा रिसेंटली बिकॉज हॉट समर का सीजन आ चुका है, और जो बिहार की गवर्नमेंट है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ग्रीन एनर्जी को यूज कर रही है एनिमल्स को पानी देने के लिए। सो ग्रीन एनर्जी को यूज किया जा रहा है टू प्रोवाइड वाटर फॉर द एनिमल्स, और इसलिए ये अभी न्यूज में रहा। VTR की अगर बात करें तो 1990 में इसको स्थापित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, और इसके पास जो रिवर है वो गंडक रिवर है। और VTR के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो अदर नेशनल पार्क और सेंचुरीज है उसमें से एक का नाम है रॉयल चितवान नेशनल पार्क। सो रॉयल चितवान नेशनल पार्क VTR के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एक सेंचुरी इससे लगी हुई है, पारसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फाइन, आल्सो एक अपडेट है इसी के साथ कि जो बिहार की गवर्नमेंट है वो NTCA के अप्रूवल का वेट कर रही है। उनका एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
सो केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की सिफारिश की गई है एनटीसीए से बिहार के द्वारा, और इसके लिए अभी अपडेट आने वाला है। तो अगर अपडेट पॉजिटिव रहता है तो सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगा केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में। फिलहाल केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है ओके, रिवीजन सेशन है, स्टेट न्यूज लिया है मैंने यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ट्रैफिक, ये सेम क्वेश्चन तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, Pandavula Gutta, recently seen in the news, is officially recognized as the solo geo heritage site of which state? So, पांडुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर किस राज्य के एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है रिसेंटली? सो तेलंगाना आंसर है। नेक्स्ट इज ethanol 100 fuel recently launched by petroleum ministry Hardeep Singh Puri is currently accessible in how many state? सो हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एथेनॉल 100 ईंधन वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 5 राज्यों में है। 5 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, कलकोती बलियार कॉरिडोर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ क्रिटिकल रूट फॉर एलिफेंट्स टू मूव बिटवीन विच टू स्टेट्स? तो कलकोती बलियार कॉरिडोर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, हाथियों के लिए किन 2 राज्यों के बीच आवाजाही के लिए इंपॉर्टेंट है? तमिलनाडु टू केरला। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोमाइनिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखी गई बायोमाइनिंग क्या है? आंसर होगा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सूक्ष्म जीवों को यूज करके ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, छाटना, ये प्रोसेस है बायोमाइनिंग। सो एक्चुअली ये जो न्यूज है ये दिल्ली की है। So in Delhi, there is a project to clean up big garbage dump called landfill. So दिल्ली में गार्बेज को क्लीन अप करने के लिए एक स्कीम को यूज किया जा रहा है और उस स्कीम का नाम ही बायो माइनिंग है। ये जो गार्बेज है इसके लिए जो टर्म यूज हो रहा है वो होगा लैंडफिल्स, और इस लैंडफिल्स को क्लीन अप करने के लिए प्रोजेक्ट का नाम है बायो माइनिंग। सो एक्चुअली बायो माइनिंग में किया क्या जाएगा? व्हाट इज बायो माइनिंग? सो बायोमाइनिंग में जो वैल्यूएबल स्टफ है जैसे कि मेटल हो गया, उसको सॉलिड मटेरियल से छाटा जाएगा, और किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। सो बायोमाइनिंग इज अ वे टू गेट वैल्यूएबल स्टफ लाइक मेटल्स आउट ऑफ सॉलिड मटेरियल्स बाय यूजिंग टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके मेटल को अलग किया जाएगा इस लैंड फिलिंग में से। कैसे? हाउ? सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मेटल को इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, और फिर आसानी से अलग कर लिया जाएगा इस मेटल को इस वेस्ट में से। ये सेकंड वे है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मेटल को ही पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे, जिससे इसको इजीली कलेक्ट किया जा सकेगा। तो 2 टेक्निक यूज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो वाटर में डिसॉल्व कर देगा या मेटल को ही पूरा ब्रेक कर देगा, और ये पूरा प्रोसेस क्या है? बायो माइनिंग। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिवीजन पे। सखी ऐप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच मिशन? सो हाल ही में समाचारों में देखा गया सखी ऐप किस मिशन से संबंधित है? सो ये गगनयान मिशन से संबंधित है, गगनयान मिशन। नेक्स्ट, पापिकोंडा नेशनल पार्क जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तेलंगाना में है। गोविंद कमेटी न्यूज में रही थी, किससे रिलेटेड है ये? साइमल्टेनियस इलेक्शन से, लगातार इलेक्शन रिलेटेड है ये। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प ये किन 2 देशों के बीच में हुई? यूएसए एंड इंडिया के बिटवीन। नेक्स्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली कमीशन द कंट्रीज फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट एट विच प्लेस? सो भारत की सबसे बड़ी गैस उपयोगिता गेल लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर देश की पहली लघु एलएनजी इकाई शुरू की है? सो जगह का नाम है विजयपुर, मध्य प्रदेश। सो हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड न्यूज में रहा, जो कि भारत की सबसे बड़ी गैस यूनिट है, गैस यूटिलिटी यूनिट है। सो रिसेंटली इन्होंने कुछ नया बनाया है जिसको नाम दिया गया है SSLNG, स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, पहली लघु एलएनजी गैस। सो एलएनजी एक टाइप की गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
और कहाँ पर यूनिट है इसकी? विजयपुर, मध्य प्रदेश में। ये यूनिट स्पेशल है क्योंकि अपने आप में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी भारत में पहली। सो इसके थ्रू जो गेल है वो 36 टन ऑफ एलएनजी को प्रोड्यूस करने वाला है। एलएनजी जो कि एक स्पेशल टाइप की गैस है, उसके 36 टन को प्रोड्यूस किया जाएगा एसएसएलएनजी को यूज करके, और इसलिए ये न्यूज में रहा। और 36 टन एवरी डे की क्वांटिटी होगी। इस प्लांट की जो कॉस्ट आई है वो वर्थ 150 करोड़ आई है। फाइन, आगे बढ़ते। सो रिवीजन सेशन है। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज सेट अप इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट, सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की बात करेंगे, फर्स्ट के क्वेश्चंस उठाए हैं। सो नौसेना भवन अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म, कश्मीर में टूरिज्म के लिए लैंड को खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। रिसेंटली इंडियाज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस, सो इंटरनेशनल ऑफिस किस कंट्री में खोला गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा। सो कंट्री का नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक एंड एक्वेटिक सेंटर इनोग्रेटेड, सो पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन ये भुवनेश्वर में किया जाएगा, उड़ीसा में, भुवनेश्वर। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज which state become the first state to develop a system which would bring the information on availability of water to the public domain, so कौन सा राज्य ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला है जो पानी की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लाएगा, और इस प्रकार वो राज्य पहला राज्य बनेगा इंडिया में ऐसा करने वाला? सो आंसर है राजस्थान। सो रिसेंटली राजस्थान जो कि इंडिया का स्टेट है, उसने कुछ समथिंग कूल किया है, हैज डन समथिंग रियली कूल। So they made a special system called RWRD, Rajasthan Water Resources Dashboard. So RWRD को स्थापित किया राजस्थान ने। क्या है ये? एक टाइप का बिग डिजिटल बोर्ड है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन बताएगा कि राजस्थान के डैम्स में और कैनाल में कितना पानी अवेलेबल है, और इस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा ये सिस्टम, ये डैशबोर्ड। सो वाटर मैनेजमेंट के लिए राजस्थान ने RWRD को लॉन्च किया है, जो कि डैम और कैनाल में वाटर की मात्रा को समय समय पर बताता रहेगा, जल की मात्रा को समय समय पर बताता रहेगा, जिससे डैम और कैनाल कब सूखे हैं कब भरे हुए ये डेटा पूरा गवर्नमेंट के पास रहे। फाइन, सो ऐसा स्टार्ट करने वाला राजस्थान अपने आप में पहला राज्य है, और इसलिए इनका नाम अभी न्यूज में रहा, सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत ये मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वाटर रिसोर्सेस राजस्थान में। सो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वाटर रिसोर्सेस ये न्यूज में रहे, सुरेश सिंह रावत, और RWRD प्रोग्राम फॉर राजस्थान वाटर रिसोर्सेस डैशबोर्ड। फाइन, आगे बढ़ते। रिवीजन क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? सो कल ही 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, और थीम क्या है? लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, शांति के लिए पानी का इस्तेमाल। लिवरेजिंग, लिवरेजिंग मीन्स इस्तेमाल। Where was the India's first underwater metro service inaugurated? So underwater metro सेवा ये कोलकाता में है। Recently, which state government has decided to establish a state water information center (SWIC) जल सूचना केंद्र स्थापित करने का निर्णय लेने वाला पहला राज्य? उड़ीसा। तो इस प्रकार वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। Recently, who won the Saraswati Samman 2023 for his work? रौद्र सात्विकम। सो हाल ही में किसने अपनी कृति रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 जीता? सो आंसर होगा प्रभा वर्मा, जो कि एक मलयालम पोइट और ऑथर है, और रिसेंटली सरस्वती सम्मान इन्हें मिला है, और 33rd सरस्वती सम्मान पाने वाले अवार्डी बन गए प्रभा वर्मा। इनके नॉवल के लिए, नॉवल का नाम है रौद्र सात्विकम। सो सरस्वती सम्मान 2023 का ये 33rd एडिशन है, फाउंडेड बाय के बिरला फाउंडेशन। सो के बिरला फाउंडेशन ने इसकी खोज की थी 1991 में। फर्स्ट सरस्वती सम्मान मिला था वो हरिवंश राय बच्चन को मिला था, और 32nd जो लास्ट मिला था वो तमिल राइटर थी शिवा शंकरी, उन्हें मिला था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कौन से उपन्यास नॉवल के लिए मिला था? उस राइटिंग बुक का नाम आपको बताना है। इसी के साथ एक पॉइंट और,
कि जो अवॉर्डी है सरस्वती सम्मान के, इसको सिलेक्ट कौन करता है? तो इसको सिलेक्ट करती है कमिटी, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा हेडेड होती है, और उनका नाम है अर्जुन कुमार सिकरी। सो रिसेंटली अर्जुन कुमार सिकरी की कमिटी ने सिलेक्ट किए सरस्वती सम्मान के अवॉर्डीज। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन राइटर वॉज अवॉर्डेड विद द रासमस प्राइज? सो रासमस प्राइज ये किससे मिला था? अमिताभ घोष को। मिजल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड, ये इंडिया को मिला था। नृत्य कलानिधि अवार्ड नीना प्रसाद, जो कि मद्रास म्यूजिक अकेडमी देती है, और संगीत कलानिधि अवार्ड ये टीएम कृष्णा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज KKLR3 रिसेंटली सीन इन द न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखा गया KKLR3 क्या है? सो सॉल्ट टॉलरेंट पैडी वेराइटी है ये, नमक सहिष्णु धान की किस्म। सो नमक के लिए सहिष्णु है ये, टॉलरेंट है। सो रिसेंटली इसकी डिस्कवरी करी है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है थर्ड पैडी वेराइटी को, और नाम दिया गया KKLR3। इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो पहला फीचर है सॉल्ट टॉलरेंट, नमक सहिष्णु है ये, और सेकंड है मेच्योरिटी, बहुत कम टाइम में मेच्योर हो जाएगी। टाइम है अप्रोक्सीमेट 110 से 115 डे, 1110 टू 1115 डेज ओनली। सो टॉलरेंट है, इसका मतलब हो गया कि ये सॉल्ट सॉइल में भी इजीली एक्सेसिबल है, जहां पर पानी की कमी है और पानी कैसा है? सॉल्टी है, ऐसे एरियाज में धान की खेती करने के लिए ये किस्म एकदम सही रहेगी। फाइन, बेनिफिट क्या होगा? सिंपल सा बेनिफिट है कि जो डेल्टा रीजन है, जहां पर पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्ट ज्यादा होता है, डेल्टा रीजन में ही होता है, तो ऐसे एरियाज में फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिट करेगी ये किस्म KKLR3। सो सॉल्टी कंडीशंस में इजीली धान की खेती की जा सकेगी फार्मर्स के द्वारा इस किस्म को यूज करके, दैट्स वाई ये न्यूज में रही। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो रिसेंटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहे हैं, मैं उसका रिवाइज करवा रही हूँ। एज पर रीसेंट रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स इन 2023 comprised of vegetable oils, pearls and fruits? एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के कृषि आयात का कितना प्रतिशत वनस्पति तेल, दालें और फल उसमें शामिल है? तो टोटल 72.1%। सो रिपोर्ट्स की बात है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिपोर्ट्स है ये। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट। सो ये जो तीनों रिपोर्ट्स है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और इन तीनों रिपोर्ट्स को दिया है FAO ने, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ने। फाइन, सो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं क्विज क्वेश्चंस पे। So here on the screen you can see 4 questions. Simply you have to answer them in the comment section. Fine. So इसी के साथ नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।